सत्ता के लिए जब भाई और बाप को नहीं लोग देखता है, धर्म को देखेंगे। ये हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विरोधी है, भारत के संस्कार के खिलाफ। इस सरकार ने हिंदुओं के स्वास्थ्य का ठेका नहीं लिया, हिंदुओं को यह बताने का ठेका लिया कि देखो मुल्ला को कैसे टाइट कर रहे हैं। यह मुद्दा है। कौन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कौन डीलर है जो ट्रेन के डब्बे में बेचवा रहा है, कैसे बेचने की अनुमति मिल रही है, रेलवे क्या कर रही है, रेल मंत्री क्या कर रहे हैं, IRCTC क्या कर रही है, कोई पूछेगा सवाल? फालतू का 4 नंबर का, 2 नंबर का पानी नहीं, 4 नंबर का महाघटिया पानी बेचा जा रहा, 20-20 रुपए का बोतल बेचा जा रहा। उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जिन्होंने बम फोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और 10-10 साल, 15-15 साल, या तो अदालत गलत, या तो सिपाही गलत, या तो अदालत गलत, या तो एजेंसी गलत, या तो अदालत गलत, या तो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग गलत। अरे कोई तो गलत होगा। स्वागत है। और आज आपको इसलिए हमने आमंत्रित किया अपने कार्यालय पर कि देश में लगातार पिछले 1 हफ्ते से फिर नई घटनाएं घट रही हैं। देश में बड़ी तेज़ी से ध्रुवीकरण किया जा रहा, देश में बड़ी तेज़ी से नफ़रत को बढ़ाया जा रहा, देश में बहुत तेज़ी से मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे को दूर करने का प्रयास किया जा रहा। और इन सारी कोशिशों में जहां सत्ता पक्ष का हाथ है, वहीं इन पर विराम लगाने में विपक्ष लगातार नाकाम साबित हो रहा है। ये चिंता का विषय है कि भारत जो एक महान लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके बावजूद यहाँ विपक्ष सत्ता के मंसूबे को, सत्ता की सोच को बेनकाब करने में पूरी तरह से विफल हो रहा। कठिनाई केवल ये नहीं कि सत्ता पक्ष के देख रेख और निगरानी में नफरतों का बाजार गर्म किया जा रहा, परेशानी ये है कि जिस नज़रिए को, जिस विचारधारा को ढाल बनाकर सत्ता पक्ष देश में ध्रुवीकरण को लगातार बढ़ा रहा है, उस नज़रिए के साथ विपक्ष आगे नहीं बढ़ पा रहा। विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के उन आरोपों में फंस जा रहा है जिसे धर्म विरोधी मानसिकता करार दे दिया जाता। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, मानवता प्रेमी, लोकतंत्र प्रेमी, संविधान प्रेमी चुप रहें क्या, खामोश रहें क्या, गहरी नींद सो जाएं क्या, और देश में लगातार बढ़ रहे इस उन्मादी ताकत को फलने फूलने दें क्या? इसी चिंता को देखते हुए मुझे ये लगा कि देश के लोगों तक एक वो विचार, एक वो बात, एक वो सच, एक वो फैक्ट जिसको छुपाने की कोशिश लगातार मीडिया भी कर रही है, सत्ता पक्ष के लोग भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी उसको उजागर करने में विफल हो रही है, वो पक्ष सामने जाना चाहिए। एक तो बुलडोजर की पूरी कहानी है, पूरी दास्तान है, असम से लेकर कश्मीर तक और केरल से लेकर हिमाचल तक, जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, उन प्रदेशों में बुलडोजर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा, जबकि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो बुलडोजर डेमोक्रेसी नहीं है। एक हमारे यहाँ पूरा लीगल वे है, कौन किस तरह का अपराध करेगा, उस पर किन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और किस तरह से कार्रवाइयों का सामना उस अपराधी को करना पड़ेगा, उसका 100% प्रोसेस यहां तैयार है। उसके बावजूद धर्म विशेष को देखकर, जाति विशेष को देखकर यदि सरकार उन्हीं अदालतों के सहारे, उन्हीं अदालतों में बैठे माननीय जजों के कांधे पर बंदूक रखकर अगर इस व्यवस्था में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है और जहां अनावश्यक है, जरूरत नहीं है, वहां भी बुलडोजर चलाकर और ढिंढोरे पीटकर और उस पर डिबेट कराकर
अगर वो अपने एजेंडे को सफल करना चाहती है तो उसको बेनकाब करने की जरूरत है, उसको हर हाल में बेनकाब किया जाना चाहिए। अब हम दिल्ली में बैठे हैं, इसी दिल्ली में जहां हम बैठे हैं, दिल्ली के अंदर पिछले महीने एक मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया। बहुत प्राचीन मंदिर था और उस पर बुलडोजर चलाया गया। विरोध हुआ, ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हुआ, विरोध हुआ, धरने प्रदर्शन हुए, हंगामे हुए। पुलिस ने उस हंगामे को कंट्रोल किया, जो पुलिस का काम है, जो प्रशासन का काम है, वो प्रशासन ने किया। एक भी टीवी चैनल पर अगर मां झंडे वालान मंदिर के डेमोलेशन को लेकर डिबेट हुआ हो तो हमें दिखाइए। क्यों नहीं हुआ भाई? मंदिर तो प्राचीन था, बहुत पुराना था, और मैं अनऑथराइज ऑथराइज पर अब जा ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अनऑथराइज ऑथराइज की परिभाषा भी सरकार ने बदल दी है। जिस पर उंगली रख दे वो अनऑथराइज्ड हो जाए, और जिस पर आंख बंद कर ले वो ऑथराइज्ड हो जाए। ये नई परिभाषा है। लीगल वे में कौन सा इलीगल है और कौन सा लीगल है, ये तो कोई डिबेट कर ही नहीं रहा। लेकिन डिबेट झंडे वालान पर नहीं हुआ। उसके बगल में एक मजार था, उस पर बुलडोजर चला, उसी झंडे वालान के आगे, उस पर हंगामे करवाए गए। उसके बगल में एक पार्क था जिसमें एक मूर्ति की स्थापना करनी थी, ईदगाह के पास मैं बढ़ रहा हूं उसी रूट पर, वहां हंगामा कराया गया। कौन लोग हैं हंगामा करने वाले? क्यों नहीं प्रशासन उनसे निपटती है? आरंभ काल में क्यों नहीं उनको लाइन अप कर दिया जाता है? अब आखिरी मामला तुर्कमान गेट का आ गया। तुर्कमान गेट पर इन आंखों से आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारी चीजें इलीगल थी, और केवल तुर्कमान गेट पर नहीं है, बगल में 2 अस्पताल है, 2 अस्पताल है बगल में। कोई नहीं बोलेगा ये बात। जीबी पंत और एलएनजेपी और मौलाना आजाद, 3 कर लो आप। मौलाना आजाद तो चलो कॉलेज है, अस्पताल 2 तो फ्रंट पर है। उस रोड पर दोनों अस्पताल के सामने जिस तरह से दुकानें लगी हुई हैं, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी और डीडीए और अस्पताल प्रशासन से मेरा सवाल है कि वो दुकानें क्या लीगल हैं? अस्पताल के गेट पर बीड़ी सिगरेट बिक सकता है क्या? गुटखा बिक सकता है क्या? गंदे तेल में छोले भटूरे बिक सकते हैं क्या? जहां अस्पताल में लोग स्वस्थ होने जाते हैं वह अस्वस्थ। क्या उन मानकों पर जो खाद्य सुरक्षा को लेकर नियम बने हुए हैं, उन मानकों पर वो सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो खाने का सामान बेच रहे हैं, क्या वो मानक पर खड़े उतर रहे हैं क्या? किसी ने उस पर रेड किया क्या? किसी ने उसकी आवाज उठाई क्या? क्यों नहीं उठाई? इसलिए नहीं उठाई कि वहां कॉमन मैन है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब है। वहां एंगल फिट नहीं बैठ रहा, एंगल नहीं फिट बैठ रहा ध्रुवीकरण का। अगर वहां बुलडोजर चलेगा, वहां अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, तो सरकार की वाहवाही तो होगी कि उसने चलो स्वच्छता का काम किया, लेकिन एंगल तो नहीं बनेगा ना। एंगल बनाने के लिए बस 100 कदम दूरी है उससे, उस अस्पताल से 100 कदम दूरी पर वो मस्जिद है, मस्जिद के आगे वो इंक्रोचमेंट। मैं इंक्रोचमेंट से इनकार ही नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नहीं वो लीगल था उसको तोड़ दिया गया, वो इलीगल था, लेकिन सवाल इलीगल पर ही मैं कर रहा हूं। जैन मंदिर, हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, मां दुर्गा मंदिर, मां काली मंदिर, कोई मंदिर अगर दिल्ली का ऐसा हो जहां इलीगल इंक्रोचमेंट ना हो तो आप हमें बताओ। लेकिन नहीं छुआ जाएगा, ये मैसेज दिया जाएगा कि ये सरकार हिंदू हितों की रक्षा कर रही है। हिंदू हितों की रक्षा कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि मुस्लिम हितों को प्रभावित किया जाएगा? इसका यही मतलब है क्या? इसका अपोजिट वर्ड यही आपको मिल रहा। अब इन खबरें ये चलाई जा रही हैं कि जामा मस्जिद में अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। क्यों भैया, जामा मस्जिद में अतिक्रमण मुक्त क्यों करेंगे आप? मैं प्रशासन से सवाल कर रहा हूं, और मैं देश के नागरिकों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से यह पूछना चाहता हूं
कि जामा मस्जिद का इंक्रोचमेंट नमाजी जो जाता वो मुसलमान जाता, वो झेले, आपको क्या दिक्कत? जामा मस्जिद का अनधिकृत जो कब्जा है वो मुसलमान उसको झेल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल पर जो अनधिकृत कब्जा है, राम मनोहर लोहिया के गेट पर जो है, सफदरजंग के गेट पर जो है, और तमाम अस्पतालों के गेट पर जो है, छोले भटोरे कुलचे भनभनाती मक्खियों के बीच में समोसे, ब्रेड पकौड़े, चाय पान बीड़ी सिगरेट, दुनिया जहान की वो तमाम दुकानें जो वहां हैं, उससे तो हिंदू का हित प्रभावित हो रहा ना, स्वास्थ्य हिंदू का खराब हो रहा है ना। बड़ी आबादी तो हिंदुओं की ही जा रही है ना। अरे भाई 80% उनकी आबादी है तो 70-60 तो जा ही रहे होंगे अस्पताल। मेरे हिंदू भाइयों, आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि ये खेल क्या हो रहा। चले जाइए नई दिल्ली स्टेशन, पुरानी दिल्ली स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, इलीगल इंक्रोचमेंट का भंडार है, भंडार। सारे वेंडर, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, रेल ने रेल नीर बनाया। क्या बनाया? रेल नीर। केवल रेल नीर ही बिकना चाहिए। आप सभी यात्रा करते हैं, मेरे हिंदू भाई, ये बिहार यूपी के भाई खास करके यात्रा करते हो ना तमाम ट्रेनों से, कौन सा पानी मिलता है? राजधानी को छोड़कर बाकी तमाम ट्रेनों में फालतू का 4 नंबर का, 2 नंबर का पानी नहीं, 4 नंबर का महाघटिया पानी बेचा जा रहा। 20-20 रुपए का बोतल बेचा जा रहा। वो बोतल कौन सप्लाई कर रहा? कौन बना रहा? कौन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा? कौन डीलर है जो ट्रेन के डब्बे में बेचवा रहा है? कैसे बेचने की अनुमति मिल रही है? रेलवे क्या कर रही है? रेल मंत्री क्या कर रहे हैं? IRCTC क्या कर रही है? कोई पूछेगा सवाल? कोई नहीं पूछेगा। रेलवे में सारे घटिया खाने परोसे जा रहे हैं, सड़े समोसे बेचे जा रहे हैं, खट्टे अंगूर और खट्टा सेब बेचा जा रहा, सड़ा हुआ फल बेचा जा रहा, सड़े हुए अनब्रांडेड जिसका कोई ब्रांड नहीं है, वो रेलवे के स्टॉल पर, मैंने चाहे वो ठंड पिए हो, चाहे जो भी खाने का सामान हो, वो नॉट ब्रांडेड है, टोटल अनब्रांडेड है। कौन सप्लाई करवा रहा? सवाल पूछेगा कोई? नहीं, इसलिए कि नैरेटिव फिट नहीं बैठ रहा, एंगल सेट नहीं हो रहा रेलवे में हिंदू मुस्लिम का। तो सबका ना स्वास्थ्य का मसला है, सबका ठेका हम थोड़ा ना लिए हैं स्वास्थ्य का। इस सरकार ने हिंदुओं के स्वास्थ्य का ठेका नहीं लिया, हिंदुओं को ये बताने का ठेका लिया कि देखो मुल्ला को कैसे टाइट कर रहे हैं, ये मुद्दा है। तो क्या मुल्ला के टाइट होने से हिंदुओं को मकान मिल रहा? मुल्ला के टाइट होने से हिंदुओं को नौकरी मिल रही है? मुल्ला के टाइट होने से हिंदुओं को रोजगार मिल रहा? मुल्ला के टाइट होने से हिंदुओं का माने बहुत ज्यादा भला हो रहा, उसको कोई पैसा और आर्थिक लाभ मिल रहा? तो बताइए, फिर आप टाइट कर सकते हैं, कीजिए, हम ही को टाइट कर दीजिए अगर 10-20 हिंदुओं का कल्याण हो जाए तो। मुझे लगता है ऐसा नहीं हो रहा। नौकरियां जा रही हैं, बेरोजगारियां बढ़ रही हैं, डॉलर लुढ़क रहे हैं, तमाम तरह क्राइसिस बढ़ रहे हैं। और कहा गया था सरकार की तरफ से जो वायदे किए गए थे अपराध को लेकर, रोजगार को तो छोड़ ही दीजिए, शिक्षा को तो आप छोड़ ही दीजिए, शिक्षा का तो स्तर देख ही लिया आपने। अगर UPSC में मुसलमान कुछ ज़्यादा सीट निकाल ले तो UPSC जिहाद के नाम से उसको मीडिया ट्रायल कर दिया जाता है। अगर MBBS में कुछ ज़्यादा एडमिशन हो जाए तो उसका मेडिकल कॉलेज का मान्यता रद्द करवा दिया जाता है। अगर मुसलमान कहीं प्रैक्टिस करने बैठ जाए तो उसे जिहादी डॉक्टर कह दिया जाता है, और उसी के लिए डॉक्टर को निशाना बना दिया गया। वो जो सुसाइड बॉम्बर था वो मरने वाला डॉक्टर था, मास्टर था, टीचर था, प्रोफेसर था, जाहिल था, शैतान था, मनहूस था, खबीस था, क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन कई डॉक्टरों को लपेट लिया गया, बाद में डॉक्टर को छोड़ भी दिया गया। मैं कोई उड़ती पुड़ती खबर नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज तक डिबेट हो रहा है, अरे मुल्ला तो डॉक्टर भी बनता तो जिहादी बन जाता, मुल्ला तो डॉक्टर भी बनता तो जिहादी बन। ये नैरेटिव फिट बैठ गया है इनका। अब मुस्लिम डॉक्टर के यहाँ कोई इलाज कराने नहीं जाएगा डर से कि कहीं बम्बे लेकर ना बैठा हो, बजाय कैप्सूल के, बजाय टेबलेट के, बजाय सिरिंज के और सलाइनिंग के वो बम लेकर ना बैठा हो। ये जो माहौल बन रहा है इस देश में, इस पर रोक लगाने में विपक्ष पूरी तरह से फेल हो गया। मैं अंतिम पहुंच रहा हूं। अब जब बातें बड़ी बड़ी लंबे लंबे दावे किए गए, सारे गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, ये बोले बाबा,
और बिहार में एक मुरट्ठा वाले गृह मंत्री हैं, सारे गुंडे बिहार छोड़ के भाग जाओ, बिहार छोड़ के भाग जाओ, मगर गैंग रेप कर दो मधेपुरा में। बिहार छोड़ के भाग जाओ, मगर पत्रकार और दरोगा मिलके कानपुर में गैंग रेप कर दो। बिहार छोड़ के भाग जाओ, मगर मॉब लिंचिंग कर दो। बिहार यूपी छोड़ के भाग जाओ, मगर मेरठ में किडनैप कर लो, रोकने पर मां की हत्या कर दो। कहां से आ गए ये गुंडे? सवाल होगा या नहीं होगा? नहीं, गुंडा तो अतीक था, जिसको सरकार ने अपने संरक्षण में 2 गुंडों से मरवाया। 2 ही गुंडे थे कि और ज्यादा थे? वो 2 ही लड़के आए थे, टनाटन लड़के थे। वो कहां गए? किस गांव के थे वो? किस गांव के थे? बुलडोजर चला उन पर? नहीं, अतीक पर चलाएंगे बुलडोजर, इसलिए कि मसला नैरेटिव सेट करना है, हमको मैसेज देना है, नट टाइट करने का। ये सरकार को बंद करना पड़ेगा। अब सर, विपक्ष की विफलता, अतीक में विपक्ष कहीं कुछ नहीं, मुख्तार में विपक्ष कहीं कुछ नहीं, आजम खान में विपक्ष कहीं कुछ नहीं, तौकीर रजा में विपक्ष कहीं कुछ नहीं, पत्थरबाजी का फेक नैरेटिव सेट किया गया, विपक्ष कहीं कुछ नहीं, तमाम तरह के मॉब लिंचिंग किए गए, विपक्ष कहीं कुछ नहीं। अब सामूहिक बलात्कार की लगातार घटनाएं आई, विपक्ष कहीं कुछ नहीं। अंकिता भंडारी जैसे सेंसिटिव मुद्दे आ गए, विपक्ष कहीं कुछ नहीं। जीरो, नथिंग, फेल। अब ये चिंता का विषय, आखिरी बात मैं कह रहा हूं, जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय, जिसके लिए मैंने आपको बुलाया, जो कल की घटना अयोध्या के राम मंदिर में, जो एक ऐतिहासिक अब बन चुका है, जिसकी सुरक्षा को लेकर पूरे देश को चिंता रहती है। अति संवेदनशील मंदिर है वो। उस मंदिर के जितना सुरक्षा व्यवस्था पूरे भारत में किसी मंदिर का नहीं। बगैर आईडी चेक किए उस मंदिर में किसी को प्रवेश नहीं है, श्रद्धालु को, किसी को, श्रद्धालु को प्रवेश नहीं है। फिर सवाल ये पैदा होता है, कोई अगर चंदन टीका लगाकर, दाढ़ी मोछ मुड़ाकर, धोती कुर्ता पहनकर, फर्जी आईडी बनाकर अगर इन करता तो बात समझ में आती। आपको भी आती, हमको भी आती, अखिलेश जी को भी आ जाती। खैर, अखिलेश जी को तो आएगी ही नहीं समझ में, अभी भी नहीं आई। दाढ़ी रखकर, इतनी बड़ी दाढ़ी, हजरत मौलाना वाली दाढ़ी, और कुर्ता और पाजामा, पहले सारी बात समझिए, दाढ़ी, कुर्ता, पाजामा और आईडी में अब्दुल, आईडी भी अब्दुल है, फर्जी आईडी भी नहीं है, आईडी भी ट्रू, फेस भी ट्रू, टोटल क्लियर। वो राम मंदिर में इन करता और इन करके वजू वजू बना के वो नमाज की तैयारी करता, और जब नमाज के लिए वो खड़ा होता, बिछाता है, तब सुरक्षा में अंदर जो लोग हैं, अंदर, बाहर वाले ने तो उसको अंदर कर दिया, जा भैया, जब आदेश ही है ऊपर से तो तू जा। लेकिन अंदर वालों को क्या पता था कि आदेश से आया है, तो 2 रकत पढ़ भी लेता वो। लेकिन अंदर वालों ने पकड़ लिया तो हंगामा हुआ। फिर उसने नारे तकबीर के नारे भी लगाए राम मंदिर परिसर के अंदर, सीता रसोई के पास। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बात यहीं तक थी, ब्रेकिंग न्यूज चल जाती, खत्म हो जाता, नहीं हुआ खत्म। अब टीवी वालों को बुलाया गया, मीटिंग होती है और सरकार का ऑर्डर जाता है, टीवी वाले विज्ञापन चाहिए नहीं चाहिए? बोला हाँ। बोला 5 मुल्ला को बुलाओ, उसमें सरवर मुल्ला को भी बुला लेना, 5 मुल्ला को बुलाओ, 5 पंडित को बुलाओ, और ये पूछता है भारत, कैसे वो मुल्ला घुसा? मुसलमानों की इतनी हिम्मत हो गई, वो राम मंदिर में वो हिंदुओं को मतलब भड़का रहे हो आप, सनातनियों का आप इम्तिहान ले रहे हो, परीक्षा ले रहे हो, जाग जाओ सनातनी, अब इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब क्या होगा यही बताइए आप। अब मैं यही समझाने आया हूं देश के लोगों, इसका जवाब यही होगा कि आप कुछ निकलेंगे चिंटू पिंटू, झंडा उंडा लेके, डंडा तलवार लेके, और वो मस्जिद में घुसेंगे और मस्जिद में कहेंगे हनुमान चालीसा पढ़ो। तुम मेरे राम मंदिर में, तुम मेरे राम जी के मंदिर में, तुम्हारी इतनी हिम्मत, देख मुल्ले मैं दिखाता हूं तुझे। अब वो मस्जिद में घुसेंगे, उत्तर प्रदेश का वातावरण बिगाड़ेंगे, मस्जिद में झंडे गाड़ेंगे, मस्जिद में झंडा लहराएंगे, मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जिसके दृश्य पहले भी आ चुके हैं इस देश के सामने। तब तो राम मंदिर में घुसे नहीं थे, घुसवाया नहीं गया था। किसके माँ ने दूध पिलाया कि वो मुसलमान जाए? अपनी मस्जिद में तो नमाज नहीं पढ़ रहा, जो मस्जिद उसके घर के सामने है। अब वो अयोध्या जा रहा 1500 किलोमीटर से दूर, समझे ना, अब वहाँ नमाज पढ़ रहा। ये सब खेल, हिंदू भाई मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मुसलमान के लिए नहीं। मुसलमान भी कुछ जाहिल है, समझ जाएं, मैं ये ना समझना जरूरी है। जाहिलो जागो, समझो खेल क्या हो रहा,
सत्ता पर काबिज रहने के लिए जिस तरह से पिछले शासकों ने, जिन्हें लोगों ने ग्रेट और महान कह दिया, जिन्होंने अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपनी तमाम चीजों को कुर्बान कर दिया, दीन इस्लाम छोड़कर दीन इलाही बना ली, अपनी शादी जो है राजपूतों में कर ली, अपने अभिभावक राजपूतों और ब्राह्मणों को बना लिया, सिर्फ सत्ता के लिए, जिसका नाम अकबर था, जिसको आपने, हमने नहीं, आपने ग्रेट भी कहा, महान भी कहा। यहां अशोक को भी आपने महान कहा, जिसने अपने कई भाइयों की हत्या कर दी। आपने ऐसे को महान कहा। और 49 साल से अधिक सत्ता में रहने वाले औरंगजेब को भी लोगों ने कई जगह महान कहा शासक। उसने भी अपने भाई को, अपने बाप को, भाई को तो काट ही डाला और बाप को कैद कर डाला। तो सत्ता के लिए जब भाई और बाप को नहीं लोग देखता है, धर्म को देखेंगे। ये हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विरोधी है, भारत के संस्कार के खिलाफ। ये यूरोपियन नाजी मॉडल, नमो मॉडल, नाजी मॉडल लागू करना चाह रहे हैं। नॉट गुजरात मॉडल, इट इज नमो मॉडल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नमो? नाजी मॉडल है ये। और इस मॉडल से आपको लड़ना पड़ेगा। ये नहीं तो आपको आपस में लड़ाकर तबाह और बर्बाद कर देंगे। ये खुद करेंगे, खुद क्या कहते हैं, सब कुछ करके और लड़ाकर आपको मौज करेंगे, सत्ता पे पड़े रहेंगे। आप मर जाएंगे, कट जाएंगे, लड़ जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। अगर आपको तबाही से बचना है, आपको इस देश से प्यार है, अगर इस देश के लोगों से प्यार है, इस देश की धरती से प्यार है, इस देश की मान्यताओं परंपराओं से अगर प्यार है, इस देश की सभ्यताओं से अगर प्यार है, इस देश के रहने वाले इंसानों से अगर प्यार है, तो आपको इन मक्कारों की बातों को समझना पड़ेगा। सत्ता के लालची लोग कभी भी सत्य को सामने आने नहीं देंगे। इनका हिडन एजेंडा होता है। इसलिए प्यार प्रेम को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए जरूरी है कि सच को समझिए। जिसमें विपक्ष फेल हो रही है, आपको समझा नहीं पा रही है, विपक्ष से विनती है जरा रिसर्च किया कीजिए। इतना रोटी हम खाते हैं तो आप तो हमसे अच्छा मक्खन लगा के खाते हैं। हम तो सूखी रोटी खाए हुए खुद सूखे हुए हैं। आपके पास क्या कमी है? क्यों नहीं रिसर्च करते? आपके प्रवक्ता क्यों नहीं टीवी पर यह बात बोलते कि आखिर ये क्यों हो रहा है? ऐसा कौन कर रहा है? इसकी जांच कौन करेगा? कैसे पता चलेगा कि इस खेल के पीछे कौन है? बम फूटता है 10 साल के बाद बाइज्जत बरी क्यों होते हैं? उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जिन्होंने बम फोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया? और 10-10 साल, 15-15 साल, या तो अदालत गलत, या तो सिपाही गलत, या तो अदालत गलत, या तो एजेंसी गलत, या तो अदालत गलत, या तो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग गलत। अरे कोई तो गलत होगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल जेल में रहने के बाद वो बाइज्जत बरी होता है और ये कहा जाता है कि कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए। इसका मतलब है कि नैरेटिव ये भी फेक ही हुआ होता है और कहीं ना कहीं इसके पर्दे के पीछे भी कोई खेल ही होता। ये सारे खेल उजागर होने चाहिए। बहुत सारी चुनौतियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोज धमकी दे रहा है, हमको अमेरिका धमका रहा है, हमको दुनिया के दूसरे देश धमका रहे हैं। झूठ में मत फंसो कि हम विश्व गुरु बन गए। बिल्कुल नहीं बने। अगर विश्व गुरु होते, अमेरिका को अभी ऐसी तमाचा लगाते कि वो जो भूरे भाई है ना, वो बिलबिला जाते। अभी भूरे भाई को जानते हैं ना आप लोग? भूरा भाई जो है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। ये समझने की बात है। अब हम कमजोर हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में चुनौतियां मुंह खड़ी हैं, देश के अंदर चुनौतियां मुंह खड़ी है। इसलिए मैं अपील करता हूं, विनती करता हूं अपने हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से, बौद्धिस्ट भाइयों से, जैनी भाइयों से, आस्तिक भाइयों से, नास्तिक भाइयों से, अगड़े भाइयों से, पिछड़े भाइयों से, SC ST OBC और माइनॉरिटी के तमाम लोगों से कि आपको जागना पड़ेगा। नहीं जागेंगे, देश बचा नहीं पाएंगे, संविधान बचा नहीं पाएंगे। ये मुद्दा